गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं हेल्थ एंड डिजीज़ टॉपिक, जो कि हमारा चैप्टर 8 है। और आज उसके अंतर्गत हमें पढ़ना है इम्यूनिटी, अर्थात जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, तो उसी का इमेज आपको दिख रहा होगा अभी। इससे पहले अगर मैं आपका थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं, तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा है हेल्थ की डेफिनेशन। हेल्थ किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति जब सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से उसे कोई दिक्कत न हो तो ही हम उसे स्वस्थ व्यक्ति बोल सकते हैं। केवल किसी रोग का न होना व्यक्ति के स्वस्थ होने का लक्षण नहीं है। अर्थात व्यक्ति को रोग तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए और वो सोशली भी बहुत एक्टिव होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कि व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है। फिर हमने डिफरेंट टाइप के डिजीज़ेस के बारे में पढ़ा। फॉर एग्जांपल टाइफाइड के बारे में पढ़ा, ठीक है, निमोनिया के बारे में पढ़ा, कॉमन कोल्ड के बारे में पढ़ा, मलेरिया के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा पेचिस के बारे में पढ़ा, एलिफेंटाइसिस के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने रिंगवर्म के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था हाइजीन था, जिसमें हमने देखा था कि पर्सनल और पब्लिक हाइजीन किस तरह से हमको फॉलो करना चाहिए। एंड आज इस चैप्टर का, जिसको आप बोल सकते हो कि बिल्कुल केंद्रीय बिंदु है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि ये जो प्रतिरक्षा होती है ये हमारे में जन्म से ही उपस्थित होती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन से भागों में? पहला जो इसका भाग है वो है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी अर्थात जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहज प्रतिरक्षा, उस तरह की प्रतिरक्षा होती है जिसमें क्या होता है, हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो जन्म से ही उपस्थित हो, ठीक है, जिसको लेकर, ऐसी एंटीबॉडीज़ जिसको लेकर ही हमारा जन्म हुआ हो। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वातावरणीय परिस्थितियों को देखते हुए हमारी बॉडी जिस तरह की एंटीबॉडी को निर्मित करती है उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसकी अगर हम पहले थोड़ी सी डेफिनेशन देख लें, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा है कि हमें रोज़ बड़ी संख्या में संक्रामक कारकों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। हम रोज़ ही देखो ना, हमारा जो आसपास का जो वातावरण है वो बहुत सारे पैथोजन से भरा हुआ है। हमारा शरीर अधिकांश बाह्य कारकों से अपनी रक्षा कर लेता है, ठीक है। परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षा तंत्र के कारण मिली है, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कहलाती है। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा जिससे हम इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं, और उपार्जित प्रतिरक्षा जिसको कि हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि हमें रोज़ ही, हमें मतलब अभी भी अगर हम सांस ले रहे हैं, आप लोग भी सांस ले रहे हो, तो सांस के द्वारा जब आप खाना खाते हो उस दौरान बहुत से बैक्टीरिया, वायरसेस आपके शरीर के अंदर जाते हैं, लेकिन वो आप में कोई भी रोग उत्पन्न नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में उनसे लड़ने के लिए एक इम्यूनिटी, एक प्रतिरक्षी तंत्र मौजूद है। और वो प्रतिरक्षी तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। एक इन्नेट इम्यूनिटी जो कि हमारे अंदर जन्म से ही उपस्थित है, ठीक है, और एक उपार्जित प्रतिरक्षा जिसको कि हम ग्रहण करते हैं अपने वातावरण के अनुसार। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इन्नेट इम्यूनिटी हमारे शरीर में किस तरह से वर्क करती है। अगर इसकी हम बात करें तो इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो सभी तरह के पैथोजन के लिए समान व्यवहार प्रदर्शित करती है। अगर हमारे शरीर में किसी वायरस की एंट्री भी हो, बैक्टीरिया की एंट्री हो, फंगस की एंट्री हो, ठीक है, या किसी प्रोटोजोआ की एंट्री हो, किसी भी पैथोजन की एंट्री हो रही है हमारे शरीर में, तो सभी के लिए ये एक समान मतलब उनसे ये एक समान लड़ाई करने में ये सक्षम होती है, ठीक है। सभी मतलब सभी पैथोजन को ये समान रूप में देखती है। कौन? इन्नेट इम्यूनिटी। और इन्नेट इम्यूनिटी हमारे में कब से उपस्थित होती है? जन्म से ही, बर्थ से ही। अब इस इन्नेट इम्यूनिटी को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसका पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है नॉन स्पेसिफिक, मतलब इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। अभी जो मैंने आपको बताया ना
कि ये हमारे शरीर में भले कोई भी पैथोजन आए, वायरस आए, बैक्टीरिया आए, फंगस आए, प्रोटोजोआ आए, सभी के प्रति ये समान रूप से व्यवहार प्रदर्शित करती है। मतलब किसी एक पर्टिकुलरली पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि इनेट इम्यूनिटी बस वायरस के प्रति अपने एंटीबॉडीज़ को विकसित करती है या बस बैक्टीरिया के प्रति अपने एंटीबॉडीज़ को विकसित करती है। कोई भी पैथोजन आए, सबके प्रति ये लड़ने में सक्षम होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है कि ये नॉन स्पेसिफिक होती है। सेकेंड इसका लिखा हुआ है कि ये हमारे बर्थ के समय से ही मौजूद होती है, मतलब जब से हमारा जन्म होता है ना, तभी से ये हमारी बॉडी में उपस्थित रहती है। अब कुछ यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी के फॉर्म लिखे हुए, मैंने किस किस फॉर्म में हमारी बॉडी में ये पाया जाता है। तो पहला, ये फिज़िकल फॉर्म में हमारी बॉडी में पाया जाता है। अब किस तरह का फिज़िकल फॉर्म में, तो आपकी स्किन जो है, ठीक है, आपने 10th क्लास में था ये टॉपिक कि हमारी जो स्किन होती है वो 5 लेयर्स से मिलकर बनी होती है, मतलब उसकी कई सारी परतें होती हैं। तो कोई भी पैथोजन अगर उसकी एंट्री हमारे स्किन से हो रही होगी तो हमारा स्किन क्या करेगा, हमारा स्किन उस पैथोजन को आने से रोकेगा, हमारा स्किन उस पैथोजन को अंदर नहीं आने देगा। तो इस तरह से स्किन हमारे शरीर में बर्थ से ही उपस्थित होता है, तो ये भी एक तरह का इनेट इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है। देन फिजिकल में ही आएगा, नेक्स्ट है म्यूकस। अब म्यूकस क्या होता है, म्यूकस मतलब होता है एक श्लेष्म चिपचिपा पदार्थ। अब सपोज करो कोई भी पैथोजन की एंट्री होती है किसी, मान लो पैथोजन में फॉर एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, तो क्या होगा, म्यूकस, मान लो ये पैथोजन है, ठीक है, और इस पैथोजन के चारों ओर इस म्यूकस का एक आवरण बनता जाएगा। ठीक है, ये अपना एक आवरण उसको उस पर एक चढ़ाता जाएगा और फिर क्या होगा, इसको हमारे शरीर से वो बाहर निकाल देगा। म्यूकस हमारे माउथ में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा म्यूकस हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में भी पाया जाता है, दैट मीन्स हमारे नाक में, हमारे थ्रोट में, ठीक है, हमारे लंग्स वाले एरिया में भी पाया जाता है, हमारे स्टमक में पाया जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है म्यूकस। ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। ठीक है, फिर यूरोजेनाइटल, मतलब हमारे जननांगों में भी म्यूकस का स्रावण होता है। ठीक, तो इसका फंक्शन आपको समझ में आया कि कोई भी अगर पैथोजन की एंट्री होती है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा म्यूकस का लेयर चढ़ता जाएगा और फर्दर क्या होगा, चढ़ने के बाद उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये तो था फिज़िकल इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत दो तरह से फिज़िकली किसी पैथोजन से हमारा शरीर दो तरह से अपनी रक्षा करता है, पहला स्किन और दूसरा म्यूकस के द्वारा। देन आपका पॉइंट है फिजियोलॉजिकली, मतलब फिजियोलॉजिकल मतलब होता है कि इसके अलावा हमारे आंतरिक भागों में क्या क्या ऐसे फिज़िकल प्रोसेस हैं जिसके द्वारा पैथोजन को बाहर निकाला जाता है। तो HCl, अब आपको याद आ रहा होगा HCl, बार बार ये हम आपको बताते हैं। तो HCl हमारे स्टमक में पाया जाता है। तो जब हमारे स्टमक में कोई भी पैथोजन आता है तो वो पैथोजन स्टमक के एसिडिक प्रभाव के कारण क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है। देन लाइसोजाइम भी आप जानते हैं कि हमारे माउथ में पाया जाता है, एक एंजाइम है जो कि किसी भी पैथोजन को किल करने में सक्षम है। ठीक है, फिर कुछ ये तो था कि एक था आपका फिज़िकल, दूसरा था फिजियोलॉजिकल। अब है कुछ हमारे बॉडी में कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, प्रॉपरली पैथोजन को किल करने का काम करते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं वो इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं। दैट मीन्स ये शुरू से ही, जन्म से ही हमारे बॉडी में उपस्थित होते हैं। उसमें सबसे पहला है WBC। WBC का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, वाइट ब्लड कॉर्पसेस। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये भी जिसको हम बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएँ, ये भी पैथोजन को किल करने में सहायक होती हैं। ठीक है, उसके बाद है PMNL। PMNL भी एक तरह का WBC के अंतर्गत आने वाला ही एक सेल है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। एक तरह का ये न्यूट्रोफिल्स होता है। ठीक है, WBC के एक प्रकार में ही आता है। देन फिर है आपका मोनोसाइट, उसके बाद NK मतलब होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, देन होता है आपका मैक्रोसाइट या मैक्रोफेजेस। तो ये जितने के भी मैंने अभी नाम लिए हैं, ये सारे हमारे बॉडी में पाए जाने वाले कुछ सेल्स होते हैं जो कि हमें इनेट इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। दैट मीन्स कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में आए, कोई भी A to Z, उसको ये पकड़ेंगे और उसको ये मार डालेंगे। देन फिर आपका है ये इंटरफेरॉन। ठीक है, साइटोकाइनिन
इंटरफेरॉन इसका नाम होता है। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई भी कोशिका वायरस से उसका इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो कोशिका के द्वारा एक पदार्थ का स्रावण होता है, एक पदार्थ का सिक्रीशन होता है जिसे हम इंटरफेरॉन बोलते हैं। ये इंटरफेरॉन क्या करता है, अपने आसपास की कोशिकाओं को एक संदेश भेजता है, एक मैसेज भेजता है वायरस के खिलाफ कि आप अपने अंदर इस तरह की इम्यूनिटी को डेवलप करो कि वायरस की जो वायरस है वो आपको इन्फेक्ट या उसके जो सराउंडिंग्स और सेल्स हैं उसको वो इन्फेक्शन उस पर जनरेट ना कर पाए। तो एक बार फिर से मैं इम्यूनिटी के अंतर्गत इन्नेट इम्यूनिटी जो है उसको पूरा मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, सबसे पहला तो है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, अर्थात बर्थ के टाइम से हमारे बॉडी में उपस्थित होती है, ठीक है, और ये सभी पैथोजन के लिए समान रूप से कार्य करती है। उसके बाद हमारे बॉडी में कुछ ऐसे फिजिकल स्ट्रक्चर्स है, जैसे स्किन है, म्यूकस का स्रावण होता है, जो कि किसी भी पैथोजन को हमारे बॉडी में घुसने नहीं देता है। फिर फिजियोलॉजिकल, मान लो अगर हमारे बॉडी में पैथोजन घुस गया तो हमारी बॉडी के स्टमक में क्या रहता है, HCl रहता है, जो कि किसी भी पैथोजन को किल कर सकता है। लाइसोजाइम हमारे माउथ में होता है, जो भी ये भी क्या करता है, किसी भी पैथोजन को किल करने में सक्षम है। फिर कुछ सेल्स होते हैं जैसे WBC के अंतर्गत ही आता है PMNL, ठीक है, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसको कि हम न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर मोनोसाइट, उसके बाद फिर आता है आपका NK, जिसको कि हम लिम्फोसाइट बोलते हैं, और मैक्रोसाइट है मैक्रोफेजेस। देन कुछ साइटोकाइनिन होते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरफेरॉन, जो कि संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा ही स्रावित किए जाते हैं और ये दूसरे कोशिकाओं को एक संदेश देते हैं, एक मैसेज देते हैं कि आप अपने आप को वायरस संक्रमण से बचाने के लिए क्या आप कर सकते हो वो आप करो, ठीक है। तो ये इस तरह से मतलब ये इंटरफेरॉन एक तरह से उनका बचाव करने का भी काम इसके द्वारा किया जाता है। तो ये था इन्नेट इम्यूनिटी, जो कि आपको समझ में आया होगा।